हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर चैनल। तो पिछली क्लास में हमने देखा था हृदय के बारे में कि हृदय क्या है, उसकी संरचना कैसी होती है और उनमें रक्त का परिसंचरण किस प्रकार से होता है। आज हम देखेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि श्वसन तंत्र होता क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि प्रत्येक जीवधारी, कोई भी जीवधारी हो या पौधे या जंतु या मनुष्य, प्रत्येक जीवधारी जीवित रहने के लिए उनमें एक महत्वपूर्ण जैविक क्रिया पाई जाती है जो कि श्वसन की क्रिया होती है। इस श्वसन की क्रिया में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। पौधों में क्या होता है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो प्रत्येक जितने भी जीवधारी होते हैं जो श्वसन क्रिया करते हैं, सभी में श्वसन के लिए अंग पाए जाते हैं और उनके शरीर में श्वसन के लिए एक तंत्र पाए जाते हैं जो कि गैसीय आदान प्रदान के लिए गैसीय आदान प्रदान का कार्य करता है। तो जो तंत्र होते हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो श्वसन अंग है वो क्या है और किस प्रकार से होते हैं। तो अगर पौधों की बात करते हैं तो पौधों में रंध्र और नलिकाएं पाई जाती हैं जो कि श्वसन अंग के रूप में पाई जाती हैं। जंतुओं में देखते हैं तो जंतुओं में गलफड़े, फेफड़े और कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं। मनुष्यों में जो सांस लेने के लिए उपस्थित होता है श्वसनांग, वो होता है फेफड़े, जो कि पेयर के रूप में उपस्थित जोड़े में पाए जाते हैं। तो मनुष्यों में 2 जोड़े उपस्थित होते हैं फेफड़े, जो कि एक क्या होता है, हम दाईं ओर जो हमारी श्वसन नलिकाएं हैं, श्वास नलिका के दाईं ओर एक फेफड़ा उपस्थित होता है और एक फेफड़ा बाईं ओर उपस्थित होता है। जो हमारी दाईं ओर का फेफड़ा है वो बाईं ओर के फेफड़े से आकार में थोड़ा बड़ा होता है। ठीक, तो जो श्वसन की क्रिया है या गैसीय आदान प्रदान की क्रिया है वो इन्हीं फेफड़ों में पूर्ण होती है। जो श्वसन नलिका है, श्वास नलिका फेफड़ों के अंदर जब जाती है तो श्वास नलिका तो वह फेफड़ों में कई सारी शाखाओं में, छोटी छोटी शाखाओं में, कई सारी बारीक शाखाओं में ये बटी होती हैं। ये जो शाखाएं हैं वो अंत में इनकी सतह अंत में जाकर मुड़कर एक बुलबुले नुमा संरचना बना लेती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बुलबुले नुमा संरचना बनाई हुई है। ये कई संख्या में रहती हैं और इन्हीं ये जो बुलबुले नुमा संरचना है इनको कुपिका या एल्वियोलाई कहते हैं। जो ये कुपिका है, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है जो हवा है वो इन्हीं में आकर भरती है। यहाँ पे कई सारी रक्त की नलिकाएं भी पाई जाती हैं। हवा और रक्त की नलिकाओं के बीच पाया जाने वाला जो ये इनका कुपिकाओं का जाल है ये बहुत ही महीन प्रकार का होता है और अगर हम इनके जाल को फैलाएं तो ये 100 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र को ढक सकती है। यानी कि अगर हम देखें तो ये जो कुपिकाएं हैं या ये इनका जो जाल बना हुआ है ये काफ़ी बड़ा होता है। अगर हम इनको फैलाएं तो ये कितने जगह को ढक सकती है, 100 वर्ग मीटर की जगह को ढक सकती है। ठीक, तो अब इनमें हम देखते हैं श्वसन की क्रिया होती किस प्रकार से है। तो श्वसन क्रिया में क्या होता है, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। ठीक, तो श्वसन की क्रिया असल में क्या होती है, मन जो शरीर होता है, हमारे शरीर और वातावरण के बीच में गैसीय आदान प्रदान की क्रिया ही श्वसन की क्रिया कहलाती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो मनुष्य जीवधारी होते हैं वो वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो श्वसन की क्रिया है वो वातावरण और मनुष्य के यानी कि जीवों के शरीर के बीच में गैसीय आदान प्रदान की क्रिया है। ठीक, अब हम देखते हैं तो इनमें क्या होता है, जो पसलियाँ हैं, पसलियों के संकुचन से क्या होता है, पेशियाँ जो होती है उनमें गति होता है। पसलियों के संकुचन से पेशियों में गति होती है और हमारे सीने और उदर गुहा के बीच में स्थित, जैसा कि देख सकते हैं सीने और उदर गुहा के बीच में ये गुंबद नुमा एक संरचना स्थित है जो कि डायफ्राम कहलाती है। ये गुंबद नुमा संरचना जो कि डायफ्राम कहलाती है, इन्हीं में संकुचन और शिथिलन के कारण
हम श्वसन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। ठीक, चूँकि ये जो कुपिकाएँ हैं ये बहुत शरीर में जो पाई जाने वाली कुपिकाएँ हैं ये बहुत ही महीन प्रकार की हैं और ये बहुत ही दुर्बल प्रकार की होती हैं। ये बहुत ही जल्दी क्षतिग्रस्त भी हो जाती है। अगर किसी भी प्रकार का संक्रमण होता है, धूल या धुएं से संक्रमण होता है तो क्या होता है, ये जो हमारे फेफड़े होते हैं ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, आसानी से जल्दी ही रोगग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दुर्बल प्रकार का होता है, नाजुक होता है अंग। अब हम इसमें जब देखते हैं कि श्वसन की क्रिया जो है वो किस प्रकार से होती है, तो जब डायफ्राम में संकुचन होता है, जो श्वसन की क्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है, डायफ्राम के द्वारा होती है। जब डायफ्राम में संकुचन होता है तो क्या होता है, इसमें संकुचन होने के कारण इनका आयतन कम हो जाता है और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है तो क्या होता है, जो हवा है वो फेफड़ों में चली जाती है और इन्हीं कुपिकाओं में चली जाती है। जो हृदय में जाने वाला रक्त होता है फेफड़ों में आने के बाद ही ऑक्सीजन युक्त होता है। ठीक, तो जो हृदय में जाने वाला रक्त है वो फेफड़ों में आने के बाद ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। तो इसमें हम देखते हैं जब डायफ्राम में संकुचन हुआ तो संकुचन के पश्चात क्या हुआ, इसका आकार छोटा हो गया और इसका आयतन, डायफ्राम का आयतन कम हो गया और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने के कारण जो हवा है वो हमारे फेफड़ों में भर गया। उसके बाद क्या होता है, जब डायफ्राम में शिथिलन होता है, शिथिलन के पश्चात क्या होता है, जो डायफ्राम के संकुचन के पश्चात इनका आकार या आयतन कम हुआ था वो पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है, यानी कि इनका आयतन बढ़ जाता है। अब आयतन बढ़ जाएगा तो ये पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है और डायफ्राम का आयतन बढ़ने से क्या होगा, वक्ष गुहा का आयतन पुनः कम हो जाता है। ठीक, इनमें संकुचन होने के कारण क्या हुआ था, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा था। अब इनमें जब शिथिलन हुआ, डायफ्राम में शिथिलन हुआ तो शिथिलन के पश्चात क्या होगा, वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा, जिसके द्वारा क्या होगा, वक्ष गुहा का आयतन कम होने के पश्चात जो हवा है या कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं वो हमारे श्वास नली से होते हुए नाक या मुख के द्वारा हमारे शरीर से बाहर चली जाती है। यानी कि अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, इनमें श्वसन की क्रिया डायफ्राम के संकुचन और शिथिलन के कारण पूर्ण होती है। जब संकुचन हुआ तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा, वक्ष गुहा के आयतन बढ़ने से क्या हुआ, हवा हमारे फेफड़ों में गया और यहाँ पे रक्त का भी साथ ही साथ यहाँ पे रक्त का भी ऑक्सीजन युक्त होना की क्रिया पूर्ण होती है। ठीक, अब डायफ्राम में संकुचन के पश्चात तो यहाँ पे शिथिलन होगा। अब जब शिथिलन होगा तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, सांस छोड़ने के पश्चात जो डायफ्राम है इनमें शिथिलन होता है, जिसके कारण इनका आयतन पुनः बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने के कारण क्या होगा, वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा। अब वक्ष गुहा का जब आयतन कम होगा तो इनमें जो हमारे हवा होती हैं वो क्या करती हैं, श्वास नली से होते हुए मुख द्वारा या नाक के द्वारा शरीर से बाहर चली जाती हैं। इनमें जो डायफ्राम है इनमें लगभग 5 से 6 लीटर तक की हवा भरी होती है। किसी भी तरह में, किसी भी स्थिति में जो हमारा फेफड़ा है उनमें हवा कभी भी खाली नहीं होती है, वह हवा के बिना नहीं होता। सबसे कम स्थिति में अगर हम देखते हैं तो उसमें सबसे कम स्थिति में अगर सबसे कम हवा भरी होती है तो उस स्थिति में भी फेफड़ों में कम से कम 1.5 से 2.5 लीटर तक की हवा भरी ही होती है। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं कि फेफड़े कभी भी जीवित अवस्था में यदि है तो जीवित अवस्था में फेफड़े कभी भी हवा रहित नहीं होते, यानी कि इनमें हमेशा हवा भरा रहता है। तो जो डायफ्राम है चूँकि हमारे शरीर में पैर के रूप में उपस्थित है, 2 जोड़ी में पाए जाते हैं। तो क्या होता है, यदि किसी कारणवश हमारा एक फेफड़ा अगर क्षतिग्रस्त भी हो गया, रोगग्रस्त भी हो गया और निष्क्रिय हो गया तो भी हम दूसरे फेफड़े की सहायता से श्वसन की क्रिया को पूर्ण कर सकते हैं और आसानी से जीवित रह सकते हैं। तो हमने देखा आज कि श्वसन तंत्र
क्या है, श्वसन की क्रिया किस प्रकार से होती है और श्वसन अंग क्या होते हैं। ठीक, अब आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।